अपने करंट अफेयर्स की साइंस एंड टेक की जो क्लासेस है उसमें से जो आज की जो क्लासेस होने वाली है इसमें से जो भी आर्टिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्लस आप लोगों को अभी दिमाग में मतलब इस तरीके से थॉट भी आए होंगे कि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू इस तरीके से क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं, बट यहाँ से कभी आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, जो दिमाग में आपके जो दिमाग में चल रहा है हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। बट जो आर्टिकल्स है यहाँ से 100% क्वेश्चन हर साल आते हैं, और वही उनकी जो भाषा शैली है उसी भाषा शैली में आते हैं। थोड़े से वो घुमा फिरा के हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है नॉर्मल, बट वहाँ थोड़ा अपने गड़बड़ हो सकता है। तो आपको थोड़ा साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू के, जो भी मैं डाल रहा हूँ बीच में, तो उसको उनकी भाषा को समझना है कि अच्छा साइंस एंड टेक में इस तरीके से गलत दे रहे हैं, इस तरीके से वो राइट दे रहे हैं, जैसे मैंने ट्रिक्स और रूल्स वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे अब प्रीलिम्स की पीवाईक्यू जब डिस्कस करेंगे 2013 से लगा के 2025 तक, तो उसमें से बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे बीच में। तो उनकी जो शैली है ना, भाषा शैली का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनको देखना है कि साइंस एंड टेक में किस तरीके से गलत हो रहे हैं पॉइंट, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव है पॉइंट वो गलत हो जाते हैं, तो वो अपन एक बार डिस्कस करेंगे। अभी जो अपने इस आर्टिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसमें से बहुत सारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखे हैं, एक साल छोड़ के एक साल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसमें से अपन डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक्स लेके। सबसे पहला है कि धुंध में घुलता जीवन, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर अपन सीधे जाते हैं कि आज भारत खासकर दिल्ली में, आप जैसे आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा दिल्ली का पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनके अपन बहुत सारे अच्छे ढंग से इसको डिस्कस करते हैं। अब जो आर्टिकल्स में है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पोल्यूशन को है ना, वो कौन एक तरह से इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं NAQI। जैसे दिल्ली की जो CM है उसने तो IQ बोला था, ठीक है। क्या बोला था? IQ बोला था कि जो IQ है वो ठीक है दिल्ली का, ठीक है। तो वो अब उनकी शिक्षा की कमी हो सकती है या गलती से भी बोला हो, क्या पता। बट अभी जो अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता एक सूचकांक है, यानी इंडेक्स है, जो अपने भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अब उसमें से देखो, जैसे अब मान लेते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हो, तो उसमें से आपका पोल्यूशन एयर इंडेक्स कितना है, वो कैसे पता करते हैं? तो ये लोग, तो उसमें से उन्होंने एक जो मानक उन्होंने जो 8 प्रदूषक दे रखे हैं, वो अपने को दिमाग में रखना है, यानी वो आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। मैं आपको याद भी करवा देता हूँ वैसे। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की गुणवत्ता को जांच करना है, तो ये क्या है? ये तो इंडेक्स है, ठीक है, NAQI, ठीक है। अब जो ये AQI है ना, अब इसमें से क्या होगा? अब इसमें से ये जो 8 प्रदूषक है ना, इनकी जांच करेगा कि भाई PM2.5 कितना है, PM10 कितना है। ये जो 8 प्रदूषक है इनको अपने याद रखेंगे, और यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन भी पूछ रखा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम एक बार इनको याद कर लेते हैं पहले कि अपने को, जैसे आपने, मैं मानता हूँ कि आप प्रयागराज में हो, ठीक है। अभी आप प्रयागराज में, जैसे आप गूगल सर्च करोगे तो आप लिखोगे AQI प्रयागराज, जैसे भी कुछ भी लिखोगे, ठीक है, कुछ भी क्यों AQI लिखोगे ना, या IQ लिखोगे, NAQI, यानी ये अपने को इंडेक्स का अपने को देखना है, ठीक है। अब यहाँ से कितना है, मान लेते हैं कि 50 है, 60 है, 70 है, जो भी है, 300 से पार है, ऊपर 500 के आसपास है, 500 तक ही होता है लगभग, ठीक है। अब इसमें से जो देखो, जैसे आपने तो ये ठीक है, आपने तो देख लिया कि इसमें से ये सीन है कि 50 है, 60 है, 70, 150 के इसके आसपास है। बट उसमें से कौन से प्रदूषक है जो इनकी जांच करता है? ये NAQI है, ताकि इनसे पता चले कि ये इतना परसेंटेज है। तो इसमें से अपने को 8 प्रदूषक याद रखने हैं। कितने? 8 प्रदूषक। अब ये भले कहीं भी हो, सब जगह ये अपने को, भारत में जब भी कहीं भी जाओगे, भले केरल में जाओगे तो भी ये 8 चीज़ें देखी जाएगी, और कहीं भी जाओगे तो वो आपको 8 चीज़ें देखने को मिलेगी। जो सबसे खतरनाक होता है वो है PM2.5। PM2.5 में मतलब ये एकदम एकदम सूक्ष्म कण की तरह एकदम होते हैं, वो बहुत दिखते नहीं है, यानी 2.5 से भी एकदम कम बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। अब वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। फिर आता है PM10। अब ये अपने को देखना है, एक आपको याद रखना है, देखो, एक आपको रखना है PM2.5, एक याद रखना है PM10। ये दोनों तो याद हो गए, 8 याद रखने हैं अपने को, ठीक है। दूसरा याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा में यूज होता था। देखो, मैं आपको एक और बता दूं, इससे पहले एक सबसे पहले जो साइंस एंड टेक का आर्टिकल्स मैंने डाला था, उसमें से PM2.5 PM10 का यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछ रखा था। वो मैंने आपको WHO के द्वारा जो दिशा या निर्देशानुसार ऐसा कुछ था, अगर वो स्टेटमेंट देख लेना आप,
वो सेम जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वहीं से आपको ये ध्यान रखना है। अब वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर भी मैंने ये अपलोड करी थी। अगर आपको मैं सब ये प्रीलिम्स में अभी जो टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें से सब क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कि ठीक है देख लिया एक बार के इन्होंने याद हो जाएगा इस तरीके से, बट आपको अच्छे ढंग से याद करना, जितना बार बार रिवीजन करोगे तो। अब आपको देखो दो तो आपने मैंने याद करा दिया, पीएम यानी प्रधानमंत्री 2.5, प्रधानमंत्री 10। वैसे ही इसका प्रधानमंत्री फुल फॉर्म नहीं है, मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो हमने एक तो याद कर दिया PM 2.5, 8 याद करना है PM 10, ठीक है। अब इसमें से कन्फ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों याद हो गई। अब देखो यहाँ पर देख लो, अमोनिया ओजोन, अ से अमोनिया आ से ओजोन, तो आपको ये दोनों याद हो गए, ओजोन और अमोनिया, ठीक है। अब ये कितने हो गए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो PM 2.5, दो ये हो गई, दो ये हो गई और दो ये हो गई, कितने हो गई 6। अब जो दो आपको याद रखना है वो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब कहीं ना कहीं वो जहरीली गैस, यही समझो, ठीक है। तो मोनोऑक्साइड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना, वो तो बहुत शुद्ध है, अपन जो एक तरह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। और लास्ट में आता है जो लेड शीशा, ठीक है, ये अपने को दो याद रखनी है, यानी एक्स्ट्रा कौन सी याद रखनी है अपने को, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड शीशा, ठीक है। अब इनको सबको 8 को देख के फिर वो एक तरह से क्या निकालते हैं, इंडेक्स निकालते हैं कि कितना AQI है इस सिटी में, एक्स सिटी में, दिल्ली में कितना है, जयपुर में कितना है, लखनऊ में कितना है, ठीक है, पटना में कितना है, इस तरीके से ये देखते हैं। अब यहाँ से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा कि हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने के लिए साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकता, जैसे आपने ए कट किया, यहाँ पर भी कट करो, यहाँ पर भी करो। अगर देखो आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो आप इस चीज़ को देखो, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। बहुत सारे ऐसे जो मेरे साथी जिन्होंने प्रीलिम से बहुत अच्छे नंबर लाए जीएस में, उनकी मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं सीधा इस तरीके से कट कर देते हैं। यहाँ पे ए पे कट कर दिया, मैंने डी पे कट कर दिया, क्योंकि मेरा ध्यान है, साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे मार्क कर दिया, इसका मतलब उसका आपको फिर या तो देखो हाईलाइट करते तो ध्यान जाता है, अगर क्रॉस कर दिया यानी कट, जैसे इसके ऊपर मैंने कट कर दिया, इसका मतलब ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे दिमाग में अभी नहीं आएगा, यानी गलत है कुछ न कुछ, ठीक है। तो मैंने ए और डी पे कट कर दिया। अब मेरे पास 50% चीज़ रहेगी, यानी बी और सी में आंसर है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा गलत होगा सही होगा, वो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप में प्रयास लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ट्रिक्स और रूल्स में बताई थी, लगभग यूपीएससी 5 में से 3 स्टेटमेंट राइट देते हैं, तो ये भी दिमाग में कॉमन बैक, मतलब एक तरह से पीछे ध्यान रखना कि अगर मेरे को कहीं हिंट मिल जाए तो मैं इसका भी यूज कर लूँ, अगर मान लेते मेरे को नहीं आ रहा तो, ठीक है। ये कब करना, लास्ट में यूज करना, पहले मेरा दिमाग लगा देता हूँ नॉलेज, उसके बाद मेरे ट्रिक्स और रूल्स यूज होंगे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 100% है। अब ये नॉर्मल चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप कहीं भी देखोगे ये चीज़ कहीं आपके दिमाग में होगी, ठीक है। चलो ये भी आपको दिमाग में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का तो एक का तो दिमाग में हो सकता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लगभग आपको एक साथ ही मिलते हैं, तो 3 और 4 मेरे को लग रहा है कि हाँ ये हो सकते हैं एक साथ ही है। अब जैसे मैं 3 और 4 पे देखूंगा तो 3 और 4 यहाँ पे हैं, तो ये तो मैंने वैसे ही क्रॉस करके इसको देखूंगा ही नहीं, मेरे को बी और सी में देखना है, इसमें से 3 और 4 यहाँ पर देख रहे हैं, चलो ठीक है ये भी देख लिया। अब सेकेंड देखता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी देख लिया, तो इसका मतलब ये वाला भी राइट है। अच्छा, और मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ कि लगभग यूपीएससी में 5 में से 3 सही होते हैं, ये मैं अपने आप में एक तरह से मतलब विश्वास दिलाने के लिए कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया वैसे भी, फिर भी एक विश्वास दिलाने के लिए कर जाता हूँ कि लगभग यूपीएससी ये प्रायिकता रहती है कि लगभग ज़्यादातर 90% ये चीज़ें दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका रीज़न क्या, मैंने आपको साइकोलॉजी में बता दिया, अगर वो 2 देंगे, 2 सही 2 गलत देंगे, 3 राइट देंगे, तो लगभग ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर वो 3 गलत देंगे, 2 राइट देंगे, तो लड़कों को पता चल जाएगा गलत कौन सा है राइट कौन सा है, ठीक है। अगर वो एक गलत देंगे और 4 राइट देंगे तो भी उनको भी, क्योंकि 4 ऑप्शन तो रहते हैं ना, अब 4 ऑप्शन में वो कितना घुमा फिरा के दे देगा, तो लगभग ये रहता है कि ये वाला है ना, अगर आप देखोगे तो यही वाला आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। अब यहाँ पर जैसे आपने किया, फिर आपने ये भी चेक कर लिया, इसके बाद आप सीधा इस पर क्लिक कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ पर आपने ये चीज़ देख ली, 8 याद कर ली, मैं प्रीलिम्स में आपको टेस्ट में भी पूछ लूँगा, आपने वो भी याद कर लिया, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। अब ये देखो ये जो है ना, ये चीज़ें है ना, ये देखो नॉर्मल आपकी मतलब
इसमें से लेख लिख रखा मतलब आर्टिकल्स लिख रहा है, इसके मतलब वो इस तरह उसने पूरा पैराग्राफ में पूरी तरीके से उसको वायु पोल्यूशन को मतलब एक तरह से एयर पोल्यूशन को समझा रखा है, ठीक है। अब इसके कारण भी इन्होंने बताए अच्छे ढंग से, ठीक है। अपन ये भी अपने को देख लेना एक बार, आपको ये एक बार चीज़ आपने रीड करनी है, उसके बाद कुछ नहीं। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट की चीज़ है वो उसको मैंने हाईलाइट कर रखी है, देख सकते हो आप यहाँ पे कि कोयला जलाने से, अब ये क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि कोयला जलाने से कौन सी हानिकारक गैसें निकलती है, अब ये क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर इस तरीके से नोट्स बना लेना। एक हमने देखी थी नाइट्रोजन, ऊपर देखी थी ना, वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यही दोनों आपको देखनी है, तो कोयला जलाने से ये निकलती है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में तो उन्होंने क्वेश्चन कोयला से रिलेटेड एक अलग पूछा था, भस्मीकरण का इस तरीके से कुछ था, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। इन्होंने एक यूपीएससी में इनका भी क्वेश्चन पूछा था 2015 या 16 के आसपास, ये इनमें से यहाँ से ये इन्होंने दे रखी थी, ठीक है। तो अपने को ये देखना है, मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं कर रखा है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन सल्फर डाई ये कैसे कोयला जलाने से ये निकलती है, कैसे। अब ये बहुत वायु में और बहुत दूषित होती है, जैसे मैं आपको याद कराने के लिए बोलता हूँ कि देवासी सर है, जैसे हमारे जैसे पश्चिमी राजस्थान में कोयला निकलता है, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। तो वो जो हमारे आसपास कोयला निकलता है हमारे गांव के आसपास, तो हमें ये पता है कि देवासी सर के मतलब गांव के आसपास कौन सी चीज़ें निकलती है, कोयला, कोयले के साथ क्या चीज़ें निकलती है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अपने को ध्यान रखना, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं किसी भी तरीके से आपका याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप अपने आप में किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, मेरे जो दिमाग में आ रहा है उस तरीके से मैं याद करता हूँ और वो मेरे से याद हो जाता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो फिर मैं गूगल सर्च करके किसी भी तरीके फिर मैं जिद करने लग जाता हूँ, अच्छा मेरे को ये चीज़ नहीं है, ये तो मैं पूरी लाइफ याद रखूँगा। इस तरीके से अपने को याद रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाहनों की अतिवृद्धि, यानी वाहनों में जैसे दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन है, ठीक है, क्यों, वाहनों में ज़्यादा है, तो उसमें से कौन सी चीज़ें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, जो अपने PM 2.5 PM था ना, वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। और जैसे उत्सर्जन प्रदूषण की भयावता को बढ़ाते हुए ये आपको देखना है। तो वाहनों में अगर देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका PM 2.5 और PM 10 ये अपने को देखना है। तो ये अपने नोट्स में आप लिख देना ये वाला, और ये चीज़ें आप दो इसमें ऐड कर लेना। उसके बाद इन पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे ढंग से एक बार रीड कर लेना, जो भी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पराली जलाने से प्रथा, हाल ही में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी में पराली देने का विशाल मात्रा में धुआं उठता है। ये पराली भी बहुत सारा कारण है, मतलब खेत में जब पराली इसको जलाते हैं तब बहुत सारे हरियाणी लोग जानते होंगे इसको, ठीक है। अब जैसे ये जो चीज़ें ना NO2, SO2, ओजोन, एरोसोल, ठीक है। एरोसोल 2024 वाले ऑप्शन में आई थिंक दे रखा है इन्होंने और यूपीएससी ने, तो ये अपने को देखना। वैसे ये मतलब कहीं न कहीं क्षेत्रफल पर उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र उपलब्ध कराती है, ठीक है। यानी वायु प्रदूषण का पूरा अनुमान लगाया जाता है। जैसे एक सफ़र है, अब मैं आपको इसके नीचे बताऊंगा, सफ़र जो वायु प्रदूषण का पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि कल दिल्ली में किस तरीके से पॉल्यूशन हो सकता है, परसों कितना हो सकता है, इस तरीके से वो अपन डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें ये अपने को देख ली, जैसे कार्बन डाई PM 10 पॉइंट जो है वातावरण घटक है, जो ये 8 प्रदूषक है उसमें से देख ली। अब एक क्वेश्चन एक अपने को यहाँ देखना है, MQ 135 ये क्या है। अब यूपीसी कैसे क्वेश्चन देता है मैं आपको बताऊँ, आपने जैसे प्रीलिम्स के PYQ देखा होगा, जैसे उन्होंने पूछा कि MQ 135 का सर्वोत्तम वर्णन है, या फिर इससे आप समझते हो, या फिर इससे क्या आशय है, इस तरीके से एक वर्णन क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो फिर ABCD में 3-4 ऑप्शन दे देता है कि ये नवीनीकरणीय में कहीं ना कहीं है, ये कहीं प्लास्टिक का है, इस तरीके से कहीं ना कहीं दे देगा, ठीक है। तो अपने को देखना है कि ये हवा में जो मौजूद हानिकारक गैसों को पहचानता है, ये आप देख सकते हो MQ 135 इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये भी अगर आपके अपने पास है तो अपन इसमें से देख सकते हैं कि जो हानिकारक गैस है उनको अपन से यहाँ से पहचान मिल जाती है, मतलब कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक है। यानी एक उपकरण जो वायु में उपस्थिति हानिकारक गैसों को पता लगाने, मापने और निगरानी करने के लिए उपयोग किया जाता है, उससे वायु गुणवत्ता गैस सेंसर भी कहा जाता है, जिसका नाम है MQ 135, ये इसका नाम दे रखा है। तो अपने को ये वायु गुणवत्ता गैस सेंसर या MQ 135, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि अपनी सिटी में कहाँ है 135 क्या है, AQI है, ठीक है। तो वो अपने मैंने कैसे मापा, तो वो मैंने MQ से मापा, ठीक है। इस तरीके से अपने को याद रखना है। अब ये आप देख सकते हैं हवा में उपस्थित विभिन्न गैसों में अमोनिया, अल्कोहल, बेंजीन, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को पता लगाने और मापने निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी लाइन आप अपने आप में याद रखना कि इसमें से गैसों को हवा में उपस्थित जो भी अमोनिया है, अल्कोहल है, बेंजीन है। बेंजीन का यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में 20 में इन्होंने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सी ईयर में, 20 से। बेंजीन से रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट दे रखे थे और उनसे यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है।
धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब ये जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि बेंजीन से क्या क्या हानिकारक होते हैं, क्या क्या मतलब कहते हैं यूज होता है किसी चीज़ में, या फिर क्या हानिकारक हो सकता है, इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ सकता है, इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे नॉर्मल है, बट आपको अगर बेंजीन के बारे में, अल्कोहल के बारे में, अमोनिया के बारे में आइडिया है तो आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है। फिर है जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत उष्ण देशीय मौसम विज्ञान और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका निभा रही है। अब आपको सीपीसीबी में बारे में वैसे मैं आपको प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में 2018 वाले पेपर में आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 2018 वाले में सीपीसीबी के बारे में पूछ रखा है यूपीएससी ने क्वेश्चन। अब आपको लग रहा हो कि यार इनको सब प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी पता है, कौन से ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को अगर सही ढंग से, बहुत डीपली से अगर करा जाए ना सही ढंग से, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो बिना पढ़े भी हो जाते हैं, मतलब बिना नॉलेज के भी हो जाते हैं। मैंने जैसे ट्रिक्स और रूल्स में भी बताए, बहुत सारी चीज़ें अपन जितने बार बार और रीड करेंगी। यूपीएससी का एग्जामिनर कितना भी माइंडसेट होगा, बट साइकोलॉजी हर किसी के साथ वही रहती है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपना देश कैसा है, तो अपने देश के बारे में जैसे 15 अगस्त को मैं पूछूंगा अपना देश कैसा है, तो आपको देशभक्ति की भावना होगी, तो हर किसी के अंदर आएगी देशभक्ति की भावना, ठीक है। तो वो एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो हर किसी के दिमाग में ऐसा रहता है कि मैं इस तरीके से पेपर बनाऊँ, हार्ड बनाऊँ, ये चीज़ें करूँ, तो वो सबके दिमाग में एक तरह से नॉलेज समान रहता है, ठीक है। अब हम ये जो नॉर्मल है आप इनको रीड कर लेना, बहुत ईजी है। इसमें से कुछ स्टोरियाँ जो सुना रखी है वो आप एक बार रीड कर लेना। जैसे वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल कैसे किस तरीके से, जैसे जलवायु आंकड़े लिए जाते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी कुछ आंकड़े लिए जाते हैं मौसम विज्ञान केंद्र से के द्वारा, ठीक है। फिर है वायु गुणवत्ता निगरानी के द्वारा जो वायु गुणवत्ता सूचकांक आंकड़े, जैसे आपने अभी जो बात की थी 8 प्रदूषक, उनको भी देखा जाता है। फिर जनता के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रकाशित करना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं वो प्रकाशित करते हैं, ठीक है, अपने लिए, ठीक है, अपने को दिखाने के लिए। तो ये अपने पूर्व अनुमान कहीं ना कहीं मॉडल है, इसको अपने को अब आगे इसको पूरा अच्छे ढंग से समझते हैं सफ़र के द्वारा। उससे पहले अपन समझते हैं कि ए क्यू है, जैसे एक क्यू आई है, मेरे को भी बोला नहीं जा रहा है, रेखा गुप्ता ने जैसे सीएम ने बेचारी ने आई क्यू बोला, इसी तरीके से। अब ये देखो लगभग 100 घंटे के आसपास इनको देखा जाता है, इनका एवरेज लिया जाता है, पर हर किसी का अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे PM10 100 घंटे, PM2.5 100 घंटे। देखो NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये है O3, मतलब आई थिंक ये कौन सा O3 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये O3 कौन सा है, इतनी साइंस आती नहीं है ना अपने को। O3 कौन, हाँ सॉरी ओजोन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ओजोन, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया और पीबी यानी जो लेड वाला है, ठीक है। इसमें से लगभग सबकी क्या है 100 घंटे रहती है, इसका जो है वो 8 घंटे है, और NO2 का 8 घंटे, ये अपने को देखना है। अब ये अपने को जो सबसे जो मेन पॉइंट है ना, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपने को देखनी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनका 5 6 का है ना, मैं आपको एक बताऊँ, यानी 0 से 5 तक AQI आपको देखने को मिलते हैं, 500 तक, ठीक है। अब वो बहुत सारे, दिल्ली में 800 पहुंच गया, 900 पहुंच गया, वो तो सबके कहने वाली जो बात है, रियल जो एक मतलब NAQI जो है वो 500 तक अपने को एवरेज लगभग मतलब देखा जाता है, ठीक है। अब जो देखो 0 से 50 अगर आपकी सिटी में एक QI है तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, यानी अच्छा है, यानी वो न्यूनतम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप उत्तम बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 0 से 50, फिर 50 के बाद क्या आता है 51 से 100, फिर यहाँ से 101 से 200 जाएगा, ठीक है, 50 से नहीं जाएगा, 150 नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर यहाँ से 201 से 300, यानी 100 के आंकड़े पार कर रहे हैं, ठीक है। फिर 301 से 400, ठीक है। उसके बाद 400 से 500 के आसपास देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर सबसे पहले अपन 0 से 50, फिर 51 से 50, यहाँ 50 के आंकड़े देखने को मिल जाते हैं, गैप का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर सब 100 के आपको देखने को मिलेगा। तो जो सबसे उत्तम है, तो जैसे अगर आपकी सिटी में कहीं देखोगे 0 से 50 है, तो कहीं ना कहीं न्यूनतम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ इससे इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये लगभग अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इधर मिजोरम में, मणिपुर में देखोगे, या फिर केरला में देखोगे, तो ये लगभग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बारिश भी होती है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और वहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होता, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है वहाँ पे। फिर है संतोषजनक, जैसे संवेदनशील व्यक्तियों में मामूली श्वसन असुविधा हो सकती है, जैसे कुछ थोड़ी सी किसी को पहले से ही प्रॉब्लम होती है सांस की, तो उनको थोड़ी सी श्वसन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
अब ये अपन में एक तरह से असुविधा हो सकती है व्यक्ति को, ये भी संतोषजनक है, मतलब ठीक ठाक है नॉर्मल। लगभग भारत में लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग यही इसी में आपको संतोषजनक श्रेणी में आपको सबसे ज़्यादा सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं अभी उदयपुर में, तो उदयपुर में लगभग 100 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आप देखते हैं मध्यम। मध्यम में जैसे आपको देख सकते हो किसी को दमा जैसी या फेफड़ों जैसी बीमारी वाले लोगों को सांस लेने में असुविधा हो सकती है। ठीक है, पहले किसी को अस्थमा है, पहले किसी को थोड़ा मतलब फेफड़ों में जो बीमारी पहले से ही है तो उनको सांस लेने में असुविधा हो सकती है। इसमें हृदय रोगियों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी असहजता हो सकती है। मतलब ये जो डाटा है ना मध्यम वाला, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप समझो दिल्ली में तो 500 के आसपास है, तो यहाँ तो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी हालत ख़राब हो रही होगी, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब आता है पूरे यानी खराब। 201 से 300 तक लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों को सांस लेने में असुविधा हो सकती है। फिर आता है बहुत खराब, एक आता खराब, एक आता बहुत खराब। जो लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों को श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे फेफड़े, हृदय जैसों की बीमारियां, हृदय की बीमारियां। खराब, बहुत खराब का प्रभाव अधिक स्पष्ट, गंभीर भी हो सकता है। ये नॉर्मल अपने आप को मैं बता रहा हूँ, वैसे अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें से क्या क्या थोड़ा आप याद रखना। 0 से 500 तक है, लगभग आपको छः श्रेणी देखने को मिलेगी। कितनी? 6 श्रेणी आपको देखने को मिलेगी जो वायु गुणवत्ता सूचकांक में: उत्तम, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। ठीक है, अब उसके बाद स्वास्थ्य लोगों जो गंभीर है वहाँ पर आपको दिल्ली जैसी सिटी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर आप देखना, जो दिल्ली में जो स्टूडेंट है ना उनका देखना, मैं जैसे मेंटरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो स्वस्थ लोगों पर श्वसन प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, फेफड़े, हृदय रोगियों में गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। हल्की शारीरिक गतिविधियों के दौरान ये प्रभाव महसूस हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, ठीक है, वहाँ से पढ़ाई करी। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब इसमें से अगर आप देखो, जब मैं दिल्ली में था तो मेरी आँख दर्द करने थे, आँखें आने वो आँखों में जलन होती थी। ठीक है, मेरे मुंह पर मतलब इस तरीके से मेरे को लगता था कि मुंह पे कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब जलन टाइप है या खींचाव टाइप हो रहा है। ठीक है, जब भी मैं कहीं ना कहीं हाथ लगाता था तो चिपचिपा सा हाथ हो जाता था। ये मतलब ये समझो जो कॉलेज के टाइम में 2018-19 की उस टाइम की बात है। ठीक है, मतलब मैं तो 2023 के बाद ही मतलब दिल्ली में, उसके बाद वैसे आता जाता रहा हूँ, पर 23 के बाद में लगभग मैंने दिल्ली छोड़ना बंद ही कर दिया था। मेरे को लग गया था कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, और वैसे भी फिर जॉब वो काम करना है तो फिर अपने राजस्थान में ही सब सेट है, तो फिर इधर ही अपने लिए सही बैठ गया। ठीक है, फिर यूट्यूब की दुनिया में ठीक है मज़ा आ रहा है, तो कोई नहीं, इतना आपको लग रहा होगा कि हर कोई बिजनेस करना था, मेरा कोई इतना वो नहीं है। मैं हर किसी को, मैंने तो ऐसे बोल रखा है, जो ऐप वाले हैं, जो 7-8 जो भी मेरे स्टाफ है, जो साथी हैं, उनको, जैसे सुरेश को आप लोग जानते होंगे, तो मैंने उनको बोल रखा है किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेंटरशिप में तो पैसे प्राइस कम कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा मतलब मेरा यूँ मकसद नहीं है कि मैं अपने आप में बिजनेस स्टार्ट करूँ इस तरीके से। बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर जाऊँ बस। ठीक है, और मैं उससे थोड़ा सा मेरे को तसल्ली मिल जाएगी। मतलब इतना जो हवाबाजी बता रखी है ना कि ये बुक्स इतनी सी हिंदी में नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती, सब कुछ चीज़ें मिल जाती है करने से, पर इसमें से बहुत स्टूडेंट को परेशान होती है। जैसे अब इसमें से आप लोगों को अगर प्रीलिम्स की PYQ नहीं कर रखे हैं, अगर आपने प्रीलिम्स का थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस अच्छे ढंग से नहीं, तो इनको करना थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊँ, अच्छे ढंग से समझाऊँ, ताकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी मिले, आपको हेल्प भी हो सके। तो इस तरीके से मेरा मकसद रहता है, और वो आई थिंक मैं अपने आप में बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट का मेंस में जो रिव्यू आया उनका भी मेरे को बहुत खुशी मिली, मतलब ऐसे यूँ तसल्ली मिल जाती कि हाँ यार कुछ अच्छा किया। ठीक है, वैसे मैं अच्छा ही आदमी हूँ, अच्छा भी करता हूँ, है ना, किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ ना। कभी जो मिले हुए हैं जो स्टूडेंट, उनको तो आइडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो है सफ़र। इनके बारे में अपने को जान देते हैं कि ये क्या है। विविध महानगर एक समाधान, भारत का पहला वायु गुणवत्ता पूर्व अनुमान ढांचा। जैसे आपने भारत का मौसम का जो पूर्व अनुमान प्रणाली है, इसी तरीके से वायु की भी एक तरह से पूर्व अनुमान लगाना कि कल दिल्ली में कितना AQI रहेगा। ठीक है, कल लखनऊ में कितना रहेगा, तो वो अपने जैसे किस तरीके से पता करते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक आपको अभी टेबल्स बताई थी, इस तरीके से जो प्रोग्रेस बता रखा था पूरा का पूरा, मौसम से संबंधित सब कुछ डाटा लेते हैं। तो अब ये क्या है, अब ये AQI की 3 दिन पहले की भविष्यवाणी की जाती है। अब इसमें से मौसम प्रदूषण को साथ में देखना होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, AQI में जैसे सफ़र है ना, इसका काम क्या है, इन्होंने ये किसने बनाया था, IIT पुणे, ठीक है, और है अपना भारतीय पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से ये जो सफ़र की एक तरह से इन्होंने सफ़र को बनाया था। तो आपने को ध्यान रखना, IIT पुणे और भारतीय पृथ्वी
विज्ञान, ठीक है। यूपीएससी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट यूपीएससी ने दे रखे हैं, यानी जो ये मैगजीन है ना, ये बहुत इंग्लिश हिंदी में बहुत टफ काम हो जाता है, बट इसमें से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन देती है। साइंस एंड एनवायरनमेंट टैग में अगर आप देखोगे 2-3 मैगजीन और जो वेबसाइट है उनसे बार यूपीएससी लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है। मैंने 2025 वाला भी देख लिया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से, या फिर जैसे एक क्वेश्चन था वो 2020 में न्यूज़ में था और 2025 में उन्होंने पूछा, तो वो तो उनका मकसद रहता होगा कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान से इस तरीके से ना आए, ऐसे वो वैसे भी कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब यही, अब सफ़र के बारे में जाते हैं। ये 3 दिन पहले क्या है, भविष्यवाणी कर लेते हैं कि दिल्ली में 3 दिन बाद कैसे, किस तरीके से मौसम रहना है, सॉरी किस तरीके से AQI रहने वाला है। अब ये कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल्ली में मान लेते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी मौसम कैसा है, कि भाई तेज़ हवा चलेगी तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो आगे किसकेगा। जैसे आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज अभी 26 तारीख आई थिंक हो गई है, ठीक है। तो अभी आज की बात अगर करूँ तो दिल्ली का जो दोस्त का बात हुई थी कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो गया। उसका रीज़न क्या पता है, 2-3 दिन से तेज़ हवा चल रही थी, ठीक है, सर्दियों की तेज़ हवा मतलब एक तरह से चल रही थी, तो उसकी वजह से वो दिल्ली से आगे खिसक गया, मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरह से धुआं थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अब ये जैसे मौसम, तो कहीं ना कहीं मौसम में अगर वो उन्होंने पता लगाया होगा, जैसे मान लेते 3 दिन उससे उन्होंने पहले पता लगाया होगा, किसने, सफर ने, क्या है, अब सफर ने ये मतलब जाना होगा कि मौसम की कहीं ना कहीं तेज़ हवा है, ठीक है, तो इससे पोल्यूशन कम हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने 3 दिन पहले का AQI बताया था कि भाई यहाँ पर 250 इस तरीके से AQI रहेगा, ठीक है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पोल्यूशन भी देखा जाता है कि आज का पोल्यूशन इस तरीके से हुआ, कल किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली, उनको देख के एक तरह से पता लगाता है, यानी कहीं ना कहीं पूर्व अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अब आप देखते हो ये जब कब स्टार्ट किया, जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ जो दिल्ली में क्या हुआ थे, मतलब एक तरह से खेल की जो मेजबानी भारत ने की थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ की, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाड़ियों को प्रदर्शन पर असर देखते हुए लगभग 8,000 एथलीट्स को हवा की गुणवत्ता और मौसम को सही जानकारी देने के लिए ज़रूरत महसूस हुई। अब बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनको लगा होगा किसी किसी गेम्स में बहुत सारी ज़रूरत होती है, ठीक है, और उनकी बॉडी के लिए भी इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनको गवर्नमेंट को लगा कि यार कहीं ना कहीं अपने को ये पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि 2-3 दिन पहले अपने को किस तरीके से AQI रहने वाला है, मौसम के अकॉर्डिंग सब कुछ देख के। और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बड़े भारतीय शहरों दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद के लिए सफर नामक एक वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान तंत्र विकसित किया गया, जिसका सफर का पूरा नाम आप देख सकते हो, ये जो यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर और फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये भारत सरकार का पहला आधिकारिक और नियमित रूप से चलने वाला ऑपरेशन वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान ढांचा है, जिसमें IITM पुणे और भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वयं संस्थान है। अब इसका उद्देश्य देखते हो, ये समय पर भरोसेमंद सरल भाषा में हवा की गुणवत्ता और मौसम से जुड़ी जानकारी देना, ताकि स्कूली बच्चों को लेकर खिलाड़ियों और नीति निर्माताओं को सभी समय रहते हुए गुणवत्ता संबंधित सही कदम उठा सके। तो ये अपने को देखना है सफ़र के बारे में, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ जाए कि जो है सफ़र तंत्र क्या है किस तरीके से, तो अपने को देखना है ये जो है अपने मौसम और वायु की पूर्व अनुमान के एक तरह से कहीं ना कहीं 3 दिन से पहले पहले अपने को सब कुछ शेयर किया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो सफर परियोजना के बारे में इस तरीके से ये जो डाटा बता रहा है, इस तरीके से मैपिंग में ये क्या क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संद्र अभियान। अब इसका मैं आपको बताता हूँ, एक है ब्लू कोस्ट मिशन, ठीक है। अब ये क्या है, यदि देखा जाए तो दुनिया की 5 देश भारत, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान चांद पर जा सके हैं, ठीक है। अब हाल ही में अमेरिका ने, ये तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कहीं ना कहीं किया, अब हाल ही USA ने क्या किया, USA की एक प्राइवेट कंपनी है जिसको नाम है फायरफ्लाई, क्या है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। एक हमने इससे पहले क्लास वाले में डिस्कस किया था, ठीक है, USA की कौन सी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। वहाँ पर उन्होंने पहली चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट को सफलतापूर्वक एक तरह से उतारा है, यानी एक तरह से ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लू घोस्ट मिशन है वो क्या है, निजी है, ठीक है। अमेरिका का एक तरह से प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किसका नाम था, फायरफ्लाई एरोस्पेस, ये जिसको देखो यहाँ पर लिख रखा है आप देख सकते हो, प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारा है, ये अपने को देखना है। अब उसके बाद अपने को ये आप ये देखने, ब्लू घोस्ट मिशन एक प्राचीन ज्वालामुखी मुहाने के पास उतरा जिसको मॉन्स लोटरेट कहा गया है, ठीक है। अब ये इसका जो उद्देश्य है ना वो अपने को देखना है। एक तो अपने को याद रखना है सबसे पहले क्या है, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा इन्होंने जो चंद्रमा पर सबसे पहला अंतरिक्ष यान जिनका नाम था ब्लू घोस्ट मिशन के नाम से, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है कि ये जो अभी काम क्या करेगा, चंद्रमा सतह पर सुरक्षित लैंडिंग पहुंचाना, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण पहुंचाना। जैसे मान लेते हैं कोई पहले से कोई बहुत सारे जो काम चल रहे हैं तो उसमें से कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, तो ये प्राइवेट कंपनी काम कर देगी, ठीक है, जो जैसे नासा को, इसरो की जरूरत होगी इस तरीके से, ठीक है। चांद की मिट्टी, तापमान, धूल और विकिरण का अध्ययन करेगी, ठीक है।
भविष्य में मानव मिशनों की तैयारी भी करेगा। जैसे मान लेते कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पाकिस्तान में जो हुआ था, जो पनडीब्यू में डूबा था एक, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपने बच्चों को फैमिली के साथ, अब उनको समुद्र के तल पे जाना था, अंदर से देखना था, तो उनको लगा कहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी थी वो, बहुत मतलब एक तरह से भरोसेमंद कंपनी थी, बट शायद उनकी किस्मत नहीं थी, उनको वहाँ जाना था, तो वो एक तरह से फट गई और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ही, ठीक है। तो अब वो प्राइवेट कंपनी थी। इसी तरीके से ब्लू गोस्ट मिशन क्या है, जो फायरफ्लाई का एरोस्पेस है, अब उन्होंने किया क्या, अगर किसी को चंद्रमा देखना है, अगर किसी को चंद्रमा जाना है, तो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो तो जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि दुनिया देखना हर कोई चाहता है, ठीक है, तो वो ऊपर जाके चांद को देखना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे नासा है तो वो अपना रिसर्च करने के लिए जाती है, तो वो तो वैज्ञानिकों को लेके जाती है। अब मान लेते किसी व्यक्ति को जाना है, जैसे अपने भारत के मुकेश अंबानी को जाना है, तो फिर क्या कर देगी, मुकेश अंबानी किससे संपर्क करेंगे, फायरफ्लाई एरोस्पेस से संपर्क करेंगे। किस मिशन से जाएंगे, अब वो ब्लू गोस्ट मिशन तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस है ये अपना काम करेगी, भाई मुकेश अंबानी आप इतने पैसे दो, हम आपको वहाँ 2 दिन घुमा के चंद्रमा पे सब कुछ, अगर कहीं बीच में वो तो देखो हर कोई ऐसे ही बोलता है, जैसे मान लेते हैं आप अपने दुकानदार में, तो आप बोलो कि हाँ अंकल जी बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा साबुन है, बहुत अच्छा शैम्पू है, इस तरीके से बहुत अच्छे कपड़े हैं, इस तरीके से हर कोई ऐसा बोलता है। तो ये कंपनी अपने प्रसार मतलब कुछ भी प्रसार करने के लिए ये बोलती है कि अंबानी जी बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत एकदम सही सलामत वापस अपने पृथ्वी पर मतलब कहीं ना कहीं पैर रख लोगे। तो अंबानी को लगा चलो ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको याद करवाने के लिए, कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो अंबानी जी किस पे गए, अंबानी जी गए फायरफ्लाई एरोस्पेस से, कहाँ गई, चंद्रमा पे, ठीक है। किस मिशन से गई तो वो भी देख लेते हो, अंबानी जी गए हैं ब्लू गोस्ट मिशन, ठीक है। गोस्ट का मतलब आप समझ सकते हो भूतिया, कहीं ना कहीं यहाँ डरावना वैसे ही जैसा ही है, ठीक है। तो ये इनका काम है। अब इनका उद्देश्य है, तो एक तो आपको ये अंबानी वाला याद आ गया, ठीक है। उनके बाद वैज्ञानिक कुछ उपकरण है वो पहुंचा सकते हो, चंद्रमा सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करी, ठीक है। ये तो चंद्रमा की मिट्टी, तापमान, धूल, विकिरण को अध्ययन करना, ये इनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की उन्नत प्रजातियों का विकास में योगदान। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन जो ऐड कर रहा हूँ वो 2-3 ऐसे ही ऐड कर रखे हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन धान से आ रखे हैं, ठीक है। धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओराइजा सेटाइवा। धान विश्व की आधी से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है, जो भारत विश्व के धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी सेकेंड आपको याद रखना है ओराइजा सेटाइवा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले, मान लेते हैं धान का शब्द का वर्ड नहीं हो, ये भी यूपीसी पूछ सकते हैं, यूपीसी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने को याद रखना है कि धान है वो है ओराइजा सेटाइवा। सेकेंड नंबर अपने का उत्पादक देश है भारत, ठीक है। धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो ये भी अपने को देखना है कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से नदी की घाटियाँ, देखो यहाँ पर देखना, नदी की घाटियों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, डेल्टाओं, उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, और उसके बाद जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु आदि राज्यों में इसका किया जाता है। तो ठीक है, लगभग मतलब पूरा भारत कवर हो जाता है वैसे अगर आप देखोगे, धान हर जगह होता है, ठीक है। यानी कुल धान के उत्पादन में 90% योगदान अपना सभी राज्यों को मिलकर 97% योगदान देते हैं, यानी सब भारत के पूरे देश आपको एक तरह से देखने को मिल जाएगी। ये एक वार्षिक प्रजाति है धान। जब धान के लिए उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें है वो आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रखी है, देखना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ना है, ठीक है। धान के उत्पादन के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर जो 29 इंच की अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल विश्व के कुल भोजनों की लगभग 20% कैलोरी और 15% प्रोटीन प्रदान करता है। ये आप ठीक देख सकते हैं, आपने को याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस और 100 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं बारिश होनी चाहिए, ठीक है। धान है उसका भूसा ब्राउन बहुत से देशों में पशु आहार के भी उपयोग में किया जा सकता है, ठीक है, ये अपने को देखना है। अब उसके बाद जैसे देखो एशिया में ओराइजा सेटिक का विकास और रूपी पोगोन से हुआ था, यानी कहीं ना कहीं जो इसका धान का जो विकास हुआ था वो लगभग एशिया में ही हुआ था सबसे पहले, ये अपने को देखना है। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें रीड की। एक तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, सेकेंड नंबर है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र पे है, नदी घाटियाँ क्षेत्र पर, ठीक है, बारिश वाले क्षेत्रों पे, ठीक है, यानी वर्षा पर और डेल्टाओं पे। उसके बाद उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, पूरा साउथ इंडिया, राजस्थान करके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए धान के लिए उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लगभग को क्या चीज़ें होनी चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा तापमान अधिक भी होगा तो चलेगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं बारिश को देखने को मिलेगा, यानी 39 इंच देखने को मिलेगा। ये अपने को याद रखना है, धान के बारे में बता दिया। अब जो धान की जो प्रजाति है, एक तो है खेती योगी धान,
यानी खेती कर सकते हैं अपन। दूसरा है जंगली धान, ये अपने आप उगता है, अपने को उगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कहाँ पर उगता है, जैसे आपने पढ़ा कहाँ, डेल्टा, अभी पढ़ा था ना डेल्टा। तो डेल्टा क्षेत्र में अगर आप देखोगे, नदियों के आसपास देखोगे, दलदली क्षेत्रों के आसपास देखोगे, तो वहाँ पर ये अपने आप क्या है, जंगली धान हो जाता है। ठीक है, खेती करने योग्य धान क्या, जैसे किसान उगाते हैं और इसमें से अधिक उपज होती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी, मतलब एक तरह से खेत में जो अपन जो भी धान उगाते हैं वो अपना हो गया। अब जो जंगली धान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब इसका यूज कुछ नहीं, अपन कुछ सीधा खा नहीं सकते इसको। ठीक है, अब ये सीधे खाने योग्य नहीं होता है, पर फिर भी इस धान की वैल्यू बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें से पोषक तत्व बहुत ज़्यादा, यानी कि जो खेती की धान जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका रीज़न आपको पता है कि अगर नदियों डेल्टों के पास में, अगर वो दलदली क्षेत्रों के आसपास है, तो कहीं ना कहीं उनको पानी की अच्छी जो मिलती होगी। ठीक है, पोषक तत्व अच्छे मिलते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जंगली धान है वो कहीं ना कहीं उनके पोषक तत्व बजाय खेती धान से अच्छे हैं। ठीक है, अब अच्छा, इसका मतलब अच्छे तो अपन खा तो नहीं सकते, तो इसका अपन को किस तरीके से यूज करते हैं, तो एक अपने जो विधि आती है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी जो बताऊंगा, जंगली धान है वो उन्नत किस्मों की जीन बैंक है। इसका मतलब नई उन्नत किस्में कहीं ना कहीं क्या है, अपन इसमें से ऐड करते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं मैं अपने खेत में कुछ धान बो रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें से जंगली धान का एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी क्या लेके आऊँगा, कुछ न कुछ डीएनए करके उसके साथ एक तरह से मिक्स करनी है मेरे को, कहीं ना कहीं इसके साथ ऐड करना है। तो वो विधि होगी ना, उस विधि के बारे में अभी अब नीचे डिस्कस करते हैं। वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018-19 में क्वेश्चन भी आ रखा है। अब अपने को ध्यान रखना है, यानी कहीं ना कहीं जो जंगली धान है ना, उसमें से अपने को जो खेत में जो धान है उगा रहे हैं ना, उसमें उन्नत किस्में कहीं ना कहीं उसके साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। अब ये देखो, ये कहाँ कहाँ पर होती है, प्राकृतिक रूप से जंगली धान जल में पैदा होने वाली घास जैसी होती है। अब ये गुस्सेदार पौधा होता है। ठीक है, तालाबों में, झीलों के किनारे धीमी गति से बहने वाली उथली नदियों में उगती है, ये आपको देखना है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं नदियों के आसपास जो वर्षा क्षेत्र, दलदली और डेल्टा क्षेत्र के उसके आसपास आपको जंगली धान देखने को मिलेगा। ये भारत, श्रीलंका से दक्षिण चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया तक व्यापक रूप से पाई जाती है। इस प्रकार जंगली धान अद्वितीय है क्योंकि ये पानी में उगती है। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखो, ये कई उपयोगी, इसमें से आनुवांशिक गुणों का संसाधन जीन है, कीट रोग प्रतिरोधक जीन है, गर्मी सहन सकता है। ठीक है, शीत मतलब सर्दी सहन सकती है, मतलब सूखा प्रतिरोधी भी आदि जीन को शामिल है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी हर किसी को कुछ भी एक तरह से जो जंगली जो धान है वो एक तरह से सहन सकता है। ठीक है, अब देखो, जंगली धान में खेती वाले धान की अपेक्षा में अधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताई। अच्छा, इसका मतलब जंगली धान में कहीं ना कहीं ये जो प्रोटीन है, खनिज है, विटामिन सी, पोषक तत्व होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अपन यूज तो करते होंगे। किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसके लिए एक विधि है जिसको हम बोलते हैं क्राइसेपर या फिर CRISPR-CAS। ठीक है, अब ये ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखो 2018 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है। पहले इसको अपन समझ लेते हैं। क्राइसेपर केस CS जो एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, छोटे सम्मिलन और विलोपन लेकर बड़े विलोपन तक सम्मिलित रूप से परिवर्तन करने में सहायक है। अभी यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक आधुनिक जीन संपादन तकनीक है, यानी इसको जीन को काट साट कर भी बदला जा सकता है, मन चाहे गुण डाल सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि एक X धान है, वो कौन सा है, जंगली है। कहीं ना कहीं जंगली का मतलब आपको क्या होगा, पानी, वर्षा, दलदली क्षेत्र, जो अपने को एक तरह से कहीं खा नहीं सकती। अब यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ढंग से पोषक तत्व हैं, तो अब जो अपना खेती में जो है वो कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे कीटाणु पड़ जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो जंगली धान है, अब इसमें से देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, कीट रोग प्रतिरोधक जीन है। ठीक है, गर्मी भी सहन सकता है, अगर राजस्थान में उगा जाए, सर्दी भी सहन सकता है, इसका मतलब जम्मू में उगा जाए, सूखा प्रतिरोधी भी सहन सकता है, मतलब कहीं सूखा है तो वहाँ भी वो एक तरह से कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो इसका मतलब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें पोषक तत्व भी, प्रोटीन भी है। तो अब इसका यूज सीधा तो खा नहीं सकते, तो इसका यूज कैसे करें, तो एक जो विधि है वो है क्राइसेपर। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये इस जो X जो जंगली धान है ना, इसके कहीं ना कहीं जीन ला के इसमें खेती वाले में मिला देती है, यानी मिक्स कर देती है, इसके गुण में एक तरह से क्या है, ऐड कर देते हैं। तो ये विधि है, आप देख सकते हो, इसको जैसे ऐड किया तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा खेती वाला। ठीक है, अब इसको सीधा तो खा नहीं सकते, तो इसके गुण तो मिलाया जाए। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी जैसे ये कोई एक पौधा है, जैसे रूपोफोगोन, क्लोनिक और जैव सूचना विज्ञान उपयोग करके डोमेस्टिकेशन के लिए लक्ष्य जीन की पहचान करता है। ठीक है, धान का जीनोम है, जैसे मान लीजिए ये धान का जीनोम है, अब ये वांछित गुणों वाली नई फसल है, यानी कहीं ना कहीं इस तरीके से नई फसल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी पिक्चर आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये किस तरह किससे मिला है, यानी कहीं ना कहीं देखो, लक्ष्य गुण में सुधार करने के लिए क्राइसेपर केस के द्वारा जीनोम का संपादन किया गया और इस तरीके से ये वांछित गुणों वाली एक नई फसल तैयार हो गई। ठीक है, यानी आपने क्या किया,
आपने यहाँ से उसको उठाया, इसको ऐड किया धान के जीनों में और इस तरीके से नई फसल उत्पाद दी। मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो घर में जैसे एक पेड़ था तो मैं मेरे पिताजी ने उनको क्या किस तरीके से उसको एक वाले जैसे ये पेड़ की डाली है, ठीक है, अब ये दूसरा पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के इस डाली को पेड़ के इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यानी काट के इसके साथ चिपका दिया, छोटा जब पेड़ होता तो फिर वो उसका जो इसका जो अलग था ना, इसके जो फूल थे ना वो अलग आने लगे, ठीक है, मतलब एक तरह से नई प्रजाति की तरफ निकल जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता सकता हूँ आपका, जैसे आम के पेड़ में बहुत सारी जो वेराइटी आती है, बहुत सारी वेराइटी, तो उसमें से बहुत चीज़ें यूज की जाती है। जैसे आप किसी पेड़ के साथ एलोवेरा मिक्स करोगे तो बहुत अलग अलग डिफरेंस में वो पेड़ पौधा अलग बन जाता है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसके साथ डीएनए कहीं ना कहीं एक तरह से मिक्स कर रहे हो, ये समझ लेते हो, ठीक है। तो ये जो विधि है ना उसका नाम क्या है, क्रिस्पर कैसे। और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, देखो जैसे 2018 में पूछा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द, अब देखो बेल सेकंड प्रयोग ये मैगजीन से क्वेश्चन है, ब्लॉक्स ऑन टेक्नोलॉजी ये भी मैगजीन से हैं, और जो कृषि पर जो CS9 है ये भी मैगजीन से है। तो ये कण भौतिकी तो नहीं है, कहीं ना कहीं जीन से संबंधित है, तो अपन इसको कट कर सकते हैं। जैसे इसको कट किया आपका आंसर 2018 वाले प्रीलिम्स में भी निकल जाता है। सिर्फ ब्लॉक्स ऑन टेक्नोलॉजी वो डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा है। अब यहाँ से 2018 में पूछा, फिर उन्होंने वापस इसी ऑप्शन से, देखो यूपीसी कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ रही है, देखो जैसे इसी ऑप्शन से वापस इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ से 2019 में पूछा, जस्ट उसके एक साल बाद, ठीक है। प्राय समाचारों में आने वाला CS9 प्रोटीन क्या है। अब देखो लक्ष्य साधित जीन संपादन, अभी अपन जैसे यही बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रभुत्व आणविक कैंसी, अब ये आणविक कैंसी आपको लगे यार ये क्या चीज़ है, ठीक है, यानी जीन को एडिटिंग करना इस तरीके से, ठीक है, यानी कहीं कहीं क्या है जीन संपादन करना। अब यहाँ पर देखो, अब इस ऑप्शन के साथ भी आप खेल सकते हो। अब इस ऑप्शन को देखो, रूपांतरित फसलों को संश्लेषित शाकनाशी पदार्थ एक जीन को पादपों को पीड़ित प्रतिरोधी बनाता है। पीड़ित प्रतिरोधी मतलब एक जीन को पादपों में पीड़ित प्रतिरोधी बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। रोगियों को रोग जने ठीक ठाक पहचान के लिए प्रयोग जैव संपादक, ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या जीव संपादन। तो इस तरीके से अपनों को देखना है, एक एक ऑप्शन को लाइन से अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो आप अपने आप में आराम से निकल जाओगे, ठीक है। बस इसको जो समझाना था यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं आपको समझा दिया। यानी कहीं ना कहीं जो जंगली धान है उसको अपने साथ, उसके जो गुण है वो कहीं ना कहीं अपने खेती वाले जो धान है उसके साथ मिक्स करना। यानी मान लेते हैं ये अपना पौधा है खेत का, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं खेत में अपन बोते हैं, और ये है जंगली का। अब ये अच्छा होता है, इसमें से पोषक तत्व अच्छे होते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया नदियों के आसपास होता है। तो अब इसमें से मेरे को क्या करना है, इसके जो गुण है ना मैं इसको साथ ऐड करूँगा, और फिर ये एक नई अलग प्रजाति बन जाएगी, ठीक है। तो ये किससे किससे किया मैंने, तो ये आप जो विधि बता रहा हूँ ना कृषि पर कैसे, इसी के तहत इनको पूरी तरीके से इसको सेटअप कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने इन्वायरमेंट पर्यावरण से प्लास्टिक पहचान कोड। जैसे आपने प्लास्टिक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी, जैसे आप यहाँ पर एक त्रिभुज की तरह बना हुआ है और यहाँ पर लिखे हुए हैं 6, इसका मतलब ये जो 6 नंबर कोड है ये क्या है अपन देखेंगे, इसको भी देखेंगे ये किस तरीके से प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक अलग अलग चीज़ आती है, जैसे अगर आप देखो पानी की बोतल पे पीते हो वो अलग है, ठीक है। अगर आप कहीं और दूसरी जगह कुछ और चीज़ें जैसे डब्बे देखते हो प्लास्टिक के तो वो अलग है, ठीक है। शैम्पू के डब्बे देखते हो वो अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कोई कुछ और चीज़ें देखते हो, जैसे मान लेते कोई आपने जूस जूस अगर आप कहीं कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। जूस की बहुत सारी बोतलें, तो सब जगह अलग अलग आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको लग रहा हो क्या प्लास्टिक एक ही है, अलग अलग है क्या, प्लास्टिक एक ही है, बट उसको बनाने के लिए कुछ किस अलग अलग उन्होंने यूज कर रखा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले, देखो अब यहाँ पर आप देखो REC, कोई भी आर का मतलब कहीं ना कहीं अपने को दिमाग में रखना है, रीसाइक्लिंग। अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वैसे। अब यहाँ पर देखो पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि का विश्वसनीय व्यवहार है। पुनर्चक्रण यानी R2 व्यवहार संहिता का मतलब कहीं ना कहीं पुनर्चक्रण आ गया, यानी रिसाइक्लिंग आ गया, इस तरीके से देख लिया। तो आप इस तरीके से इसको क्लिक कर सकते थे, बट इसमें भी आपके लिए थोड़ा सा ये इनडायरेक्टली आपके लिए हेल्प होता अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते तो, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक बार इनको मिटा लेते हैं, अपने को इस क्लास में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करते हैं। यूपीसी ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, अब इनको बारे में आप एक बार इनको रीड करना, कुछ इतना है नहीं, जो चीज़ें समझाता हूँ वो आपको मैं समझाता हूँ, क्या चीज़ें आपको रीड करनी है। देखो आपको ये देख सकते हो, 1 नंबर आप देख सकते हो, 2 नंबर देख सकते हो, 3 नंबर देख सकते हो, 4 नंबर देख सकते हो, यहाँ तक 7 तक आपको देखने को मिलेगी, यानी 7 कोड है प्लास्टिक के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर बोतल है, ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर में मिलेगी, ठीक है। जैसे शैम्पू की बोतल है तो 2 नंबर में मिलेगी, PVC पाइप है तो वो 3 नंबर मिलेगी। तो इनके सबके अलग अलग नाम है, वो अपन अब एक बार डिस्कस करेंगे सबके अलग अलग नाम। जैसे सबसे पहला है, जैसे ये REC है, इसकी जो यानी कहीं ना कहीं ये जो सृष्टा कोड है वो REC से है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने देखना आपको बता दें, प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए कुछ टॉक्सिक और जहरीली केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। अब ये इस्तेमाल कहीं ना कहीं सब में अलग अलग होता है,
सबसे पहला अपन पढ़ते हैं पॉलीएथिलीन टेरिपेथिलेट, फिर सेकंड आता है उच्च घनत्व पॉलीथीन, फिर थर्ड आता है निम्न घनत्व पॉलीथीन, फोर्थ आता है पीवीसी, आई थिंक फोर्थ पीवीसी नहीं, थर्ड पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और चौथा है कम घनत्व पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टरीन और अन्य। अब यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। ऑप्शन में तो ये सब दे रखे हैं, यहाँ से 7 नंबर से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी कभी न कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, यहाँ से पूछ सकती है, यहाँ से पूछ सकती है, यहाँ से पूछ सकती है, तो अपने को सातों के साथ अपने को ध्यान में रखना है। कैसे याद करना है देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, आपने पीडीएफ में देखे होंगे। जैसे इसका अभी मैं सेम टू सेम हूबहू बताऊँगा, ठीक है। अब आपको पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये यूपीएससी प्रीलिम 2022 में क्वेश्चन आ रखा है, उसके बाद उन्होंने 24 में उन्होंने वापस पूछा है। जैसे अपन एक बार देख लेते हैं कि जिन्हें अपन सामान्य रूप से पेय पदार्थ की बोतलें पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जार, ओवर ट्रे, डिटर्जेंट, क्लीनर, तो ये आता है पॉलीएथिलीन। अब ये लंबे समय तक कंटेनर्स में कोई द्रव रखा जाए तो एंटीमनी नाम से एक पदार्थ रिसने लग जाता है, किसका, एंटीमनी नाम से पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ से यूपीएससी ने इन्होंने देखो ये क्वेश्चन दिया ना, अब अगर आपको इसको ढंग से थोड़ा सा भी समझोगे तो भी थोड़ा सा सही ढंग से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ पॉलीएथिलीन जो ट्रेपेथिलेट है, अब इसको आप अगर देखो ये पेय पदार्थ की बोतलों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ओवर ट्रे, डिटर्जेंट जो आपने देखी होंगी ना बोतलें, उसमें से ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो एक पदार्थ दिखने लग जाता है कुछ समय के बाद एंटीमन नाम से, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसकी जो है वो रिसाइकलिंग किया जाता है, रिसाइकलिंग मतलब उनको पुनःचक्रण बनाया जा सकता है। जैसे आप ये बोतल खराब होगी तो उसको वापस किसी भी तरह के घिस करके वापस बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो वाटर बोतल, ठीक है। अब जैसे ये बोतल आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये कौन सी बोतल है, तो आपको कोड नंबर याद कर नहीं करना, आपको याद रखना। वैसे 1 नंबर याद कर सकते हो स्टार्ट से, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि पॉलीएथिलीन ट्रेपेथिलेट है वो 1 नंबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पानी की बोतल जैसी, इस तरीके से पानी की बोतल का दिमाग मतलब आपको गया कि इस तरीके से वो प्लास्टिक है, ठीक है। सेकंड नंबर है उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व का मतलब जैसे आप देखो पॉलीथीन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक पॉलीमर है। पहले आपने ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 वाला कि पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट की निम्न संदर्भ में हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक यूज होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं अगर आपको नहीं भी आ रहा ना तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब पहले दिमाग में रखना कि इसमें से 2 गलत है 2 सही है, क्योंकि यूपीएससी ने 2 गलत दे रखे हैं 2 रॉन्ग दे रखे हैं। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि भाई सब 2 ऑप्शन है, इसका मतलब मेरे को किसी भी तरीके से 2 सही करने 2 गलत करने। सबसे पहले मेरे को एक कौन सा सबसे घटिया लग रहा है उसको मैं गलत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं अब आप एक बार वीडियो को रोक सकते हो या फिर आप अपने आप में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं ये देखता हूँ कि इसके तंतुओं और ऊन के कपास के तंतुओं के साथ इनका गुणधर्म प्रबलित करने के लिए सम्मिश्रित किया जा सकता है। मैं इसका कहने का मतलब है कि इनके जो तंतु है ना, जो प्लास्टिक बोतल की जो बनती है ना पानी की बोतल, उसके जो ऊन और कपास के तंतुओं के साथ गुणधर्म प्रबलित करने सम्मिश्रित यानी कहीं ना कहीं मिक्स, मतलब एक तरह से ये समझो मिश्रित किया जाता है यानी मिक्स किया जा सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पतली बोतल है, इससे क्या पता इनको मिक्स किया जा सकता हो, ठीक है। तो एक बार इसको छोड़ दिया। इसके बने पात्रों में किसी भी मादक पदार्थ रखने के लिए उपयोग किया जा सकता हो, ये भी हो सकता है। फिर याद रखना इसकी बनी बोतलों को पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग और अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब आपको लगता है जैसे कचरे वाले प्लास्टिक बोतलें लेके जाते हैं, अब आपको मेरे को ये पता था कि पॉलीथीन जो ट्रेपलेट है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक वहाँ पर उनकी यूज की जाती है, क्योंकि वो जो कचरे वाले लेके जाते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं उसकी रिसाइक्लिंग होती होगी। तो इसका मतलब ये 3 तो पक्का है। जैसे 3 मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर मैं ऑप्शन देख सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया। अब मेरे को 1 और 2 में देखना है, 3 तो पक्का सही है, इसका मतलब मैं ये देखूंगा ही नहीं, ठीक है। 1 और 2 में मेरे को एक सही करना है। इसके बने पात्रों में किसी भी मादक पेय में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी भी यानी कोई भी, ऐसा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। मैं इसके ऊपर जाऊँगा मेरा हो सकता है, पर अगर आप इसके ऊपर भी गए तो आपका गलत हो सकता है। बट एक कॉमन सेंस वाली अगर बेसिक आइडिया नहीं होता तो अब तो आपको आइडिया है, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। अब यूपीएससी देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अभी यही नेक्स्ट 2026 में ये क्वेश्चन पूछ ले कि उच्च घनत्व पॉलीथीन के बारे में, तो अपने को इसके बारे में पूरा रीड कर लेना है। यहाँ मैं आपको देखो शॉर्टकट बताता हूँ। इसका विघटन समय है वो 5 से 10 वर्ष है, किसमें, पॉलीथीन ट्रेपेथिलेट में, ठीक है। उच्च घनत्व पॉलीथिलीन में क्या है, प्लास्टिक दूध कंटेनर, प्लास्टिक बैग, बोतलें के ढक्कन, कूड़े डिब्बे, तेल के डिब्बे, प्लास्टिक की लकड़ियाँ, टूल बॉक्स पूरा कंटेनर है, ठीक है। तो ये विघटित 100 वर्ष के लगे समय लगता है। इनके बारे में आप इनको रीड कर लेना अच्छे ढंग से। इसको आमतौर पर रिसाइकलिंग किया जा सकता है, तो सेकंड वाले में भी किया जा सकता है। सेकंड है वो है उच्च घनत्व वाला, ठीक है। अब आता है थर्ड है वो है पीवीसी। आपने जैसे अपने आपके घरों में कभी काम हुआ तो ऐसे घर वालों ने बोला होगा कि पीवीसी पाइप चाहिए, या फिर जो किसी जो काम कर रहे पीवीसी पाइप, ये तो आपसे हर जगह सुना होगा, ठीक है।
तो देखो देखो जैसे पाइप जो प्लम्बिंग और अन्य जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूबों में काफ़ी परिचित है। तो पीवीसी काफ़ी कठिन और रफ होती है, इससे ज्वलन के लिए स्टोर के रूप में योग्य नहीं माना जाता है, और इतना खतरनाक होने के बावजूद इसका इस्तेमाल खिलौने, शैम्पू की बोतल, माउथ वॉश की बोतल, डिटर्जेंट, क्लीनर की बोतल, खून की बोतल, खिड़की की जो फ्रेम वगैरह वो अधिकतर इसमें से किया जाता है। तो आपको पीवीसी तो आपको याद रखना है, पीवीसी तो आपको कुछ ऐसा इतना दिमाग में आपको आई थिंक मेरे को लग रहा है दिमाग में हो जाएगा। अच्छा, पीवीसी मतलब कहीं ना कहीं घरों में यूज होने वाली प्लास्टिक जो भी होगी वो प्लम्बिंग की इस तरीके से पाइप जो जैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पिक्चर देख सकते हो आप अपने आप में, या आप देख सकते हो जैसे घरों में आपने जो आप नहाते हो उसमें से भी यूज होती होगी, ठीक है। या आप इसके स्क्रू देख सकते हो इस तरीके से। फिर आता है कम घनत्व, आपने उच्च घनत्व वाले में पढ़ा और कम घनत्व में। अगर आप ये भी याद रखना पीवीसी, एलडीपीसी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर देखो कम घनत्व, यहाँ उच्च घनत्व। तो कम घनत्व वाली वो कौन सी है? प्लास्टिक बैग, जिपलॉक बैग, बाल्टी, बोतलें, प्लास्टिक ट्यूब, चॉपिंग बोर्ड, ये कम घनत्व वाली है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो, रीड कर सकते हो कम घनत्व वाली। कम घनत्व वाले पॉलीथीन से बने प्लास्टिक उत्पाद होते हैं। इस प्रकार की प्लास्टिक आमतौर पर विभिन्न फिल्मों, पैकेजिंगों, खाद्य, जैसे अपन कोई खाना आना जो चीज़ें ली जाती है वो कहीं ना कहीं इस पॉलीथीन की बनी होती है, कम घनत्व वाली, ठीक है। जैसे दवा उत्पादों की पैकेजिंग का नाम, अगर यूपीसी से पूछ ले कि खाद्य पैकेजिंग में कौन सा इस तरीके से स्टेटमेंट दे दे तो आपको याद रखना कम घनत्व पॉलीथीन। ये यूपीसी ने स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसे देखो निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन ट्रिपलेट, पॉलीथीन पोलोविनाइल। अब जैसे यहाँ पर देखो प्रोपोनाइल देखेंगे, आप रीड करेंगे, ठीक है। अब ये अपने को देखना है कहीं ना कहीं खाद्य से संबंधित कौन सी है, तो अपने को कम घनत्व वाली देखनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रेड, किराना, अखबारों में इसकी पतली फिल्म का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे रोटियों के ऊपर ऐसे भी इस तरीके से चलाई जाती है, मरकरी की टाइप की इस तरीके से प्लास्टिक चलाई जाती है, ठीक है। आपको जैसे जब भी ऑर्डर करते हो आप देखते हो, लेकिन इसमें आमतौर पर इसमें रिसाइक्लिंग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो आपको पता है जैसे पॉलीथीन होती है नॉर्मल, जैसे अपन मान लेते हैं रोटी आपने मंगाई, ऑर्डर करी, ठीक है, उसके ऊपर जैसे मान लें पॉलीथीन उन्होंने घुमा ली, अब वो सीधे अपन कचरे में डालते हैं, वो बहुत कोई काम की नहीं, क्योंकि वो फट जाती है इस तरीके से, बहुत कम घनत्व वाली होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। देखो कोड 2 यानी कोड 2 को कौन सा? उच्च घनत्व वाली, और ये निम्न घनत्व वाली। अपेक्षाकृत स्थिर होने की आमतौर पर भोजन और द्रव्य कंटेनर के रूप में सुरक्षित प्लास्टिक माना गया। हालांकि कुछ अध्ययनों में पता चला कि ये हार्मोनल समस्या पैदा करने में पदार्थ नॉनोफिनोल स्थापित कर सकता है। एक नॉनोफिनोल आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है पीपी यानी पॉलीप्रोपेनाइल। ये क्या है? ये प्लास्टिक के कंटेनर का उत्पादन में दही का कप, पानी की बोतलें, केचप की बोतलें, दवा के कंटेनर, प्लास्टिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पर भी अगर आप कम घनत्व वाले, यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर पॉलीप्रोपेनाइल की आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये रीसाइक्लिंग के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये भी रीसाइक्लिंग किया जा सकता है, ठीक है। अगर ये फैटी खाद्य पदार्थ और मादक पेय पदार्थ में संपर्क में आ जाए तो ये गुणवत्ता का स्तर इसका गिर जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक खराब हो जाती है, ठीक है। फिर आता है पॉलीस्टाइनिल यानी स्टेरोफोम। ये डिस्पोजल प्लास्टिक का, ठीक है। ये इसमें से देखो ध्यान रखना, ये इसमें भी रिसाइक्लिंग नहीं होता है। तो अपने को देखना एक तो कम घनत्व वाले में रिसाइक्लिंग नहीं होता है, और एक में होता है पॉलीस्टाइरिन में रिसाइक्लिंग नहीं होता है, ठीक है। ये आप अपने आप में इस तरीके से नोट्स में लिख देना। जैसे अंडे के कार्टून आपने देखे, अब उसको रिसाइक्लिंग होते हैं, आपको लग रहा है वो रिसाइक्लिंग हो गई। अब अंडे के कार्टून आपको थोड़े से दिमाग में देखो, जैसे अपन जाते हैं थोड़े से ऐसे मतलब बहुत रफ टाइप होते हैं, तो उसका रिसाइक्लिंग नहीं होता। जैसे पैकेजिंग, बाइक, हेलमेट, यूज एंड थ्रो प्लेट्स, ठीक है। जैसे अपन खाना खाते हैं, जैसे कहीं शादी में जाते हैं तो वो प्लेट्स कुछ काम की है, तो वो पॉलीथीन कौन सी है? वो पॉलीस्टाइरिन पॉलीथीन है, ठीक है। इस प्रकार की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मांस मछली के उत्पादों को पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, पता नहीं जो भी है, ठीक है। प्लास्टिक को अत्यधिक खतरनाक माना गया है। जैसे आप देखो, जैसे वो अब खाना खाते हैं अपन शादियों में, ठीक है, तो वो प्लास्टिक अपने को ऐसे दे देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो प्लास्टिक में खाते हैं वो गर्म होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक कहीं नहीं गर्म का होती है, मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टिक रिएक्शन करेगी, ठीक है, रिएक्शन करेगी। इसका मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, जैसे कोई चाय जाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह सुबह चाय लाके तो वो पॉलीथीन में लेके आते हैं। जैसे पॉलीथीन में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैंसर का संकेत हो सकता है अगर वो लगातार यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन गर्म होती है तो नॉर्मल वो थोड़ी सी जल जाती है, चाय गर्म होती है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। रसायनों को रखकर गर्म होने में स्थापित जहरीले, ठीक है, ये आप इनको रीड करना, इतना मैंने जो आपको बता दिया। इस प्लास्टिक में रिसाइक्लिंग में काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसका मतलब इसका रिसाइक्लिंग नहीं होता, देखो जो कैंसर के कारण बन सकता है। अगर देखो पॉलिस्टर में एक स्टीरीन का रिसाव होता है, देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? स्टेरोफोम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसाव किसका हो रहा है? स्टीरीन का। तो आप यहाँ पर इस तरीके से नोट्स में लिख लेना, स्टीरीन का रिसाव होता है, ठीक है। और यहाँ पर किसका हो रहा है? पदार्थ है नोनोफिनोल, किसमें? कम घनत्व वाले में। किसमें? कम घनत्व वाले में किसमें हो रहा है? नोनोफिनोल, नोनिल फिनोल, ठीक है, नोनिल फिनोल स्थापित कर सकता है, ठीक है। एक और था इसमें से एंटीमनी। एंटीमनी किसमें आपको देखने को मिलेगा? अब यहाँ पर आपको देखो इस तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है।
पॉलीएथिलीन ट्रिपलेट में कौन सा है, एंटीमनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे फिर कम घनत्व वाले में कौन सा है, नॉनिल फेनॉल है। और जैसे आप स्टेरोफॉर्म में देखोगे तो स्टीरीमीन है, यानी सॉरी स्टीरीन का रिसाव देखने को मिलता है जो कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है। अब उपयुक्त के अलावा ऐसे बहुत सारे जो प्लास्टिक है जो बहुत मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा या अलग लेवल के जो मिलते हैं, वो है पीसी, जिसको किस नाम से 7 नंबर को बोलते हैं पीसी यानी पॉलीकार्बोनेट। अब यहाँ पर देखना ये बिस्फेनॉल बीपीए का स्त्राव करता है, देखो बिस्फेनॉल बीपीए का स्त्राव करता है। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आ गया तो स्टेरिन का स्त्राव कौन करता है, तो आपको याद रखना है किसमें, पॉलीस्टोरीन, किसमें, पॉलीस्टोरीन। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बिस्फेनॉल का कौन स्त्राव करता है, पॉलीकार्बोनेट। और यूपीएससी 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि बिस्फेनॉल एक जो चिंता का कारण है निम्नलिखित प्लास्टिक का उत्पादन में संरक्षण मुख्य घटक है पॉलीकार्बोनेट। अब सेम यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जो निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन है इसमें से मैं ये क्वेश्चन बिस्फेनॉल की जगह मैं सिर्फ एक शब्द यूज कर रहा हूँ, ये वर्ड ही बोला नहीं जा रहा, नॉनिल फिनॉल। अब यही सेम जो लाइन है पीछे सब लाइन सेम है, आप ये समझ सकते हो। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन। सीधी सी बात है, निम्न पॉलीथीन वाला भी होगा ना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सो कम घनत्व वाले पॉलीथीन में क्या रिसाव देखने को मिलता है, नॉनिल फिनॉल। अब यही सेम क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन पूछूं यहाँ इसको हटा के कि एक स्टोरिन जो है वो उसका रिश्ता होता है किसका, स्टेरिन का, तो मैं किसका इसमें से आंसर निकलूंगा। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चारों में से कोई से कौन सा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि स्टोरिन कहीं ना कहीं क्या है, स्टोरोफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, उसका एक और नाम है 6 नंबर पर अगर आप देखोगे तो पॉलीस्टाइरीन। तो इनके आपको याद रखना है, इनकी रिसाइकलिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना है। प्लस आपको स्टेरिन का रिसाव देखने को मिलता है। और कम घनत्व वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम घनत्व वाला नॉनिल फिनॉल का स्थापित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो अपने को याद रखना कम घनत्व वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा प्लास्टिक वाले जो भी प्रकार है साथ के साथ सातों के साथ याद होना चाहिए। 2026 में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये दिमाग में लेके चलो। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ 2021 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर 2022 में पूछा, फिर उन्होंने 2024 में पूछा, फिर आई थिंक 2025 में इसका नहीं पूछा, 24 में एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने इसको ऐड नहीं कर रखा है ना। हाँ 24 में इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पीएफएस का पूछा है इन्होंने, ये पेयजल खाद्य पदार्थ के व्यापक रूप से सामग्री, इस तरीके से ये तीनों राइट है वैसे। बट ये जैसे ये डाउन टू अर्थ मैगजीन से इन्होंने पूछा है, ठीक है। पूरी सेम टू सेम लाइन लिखी हुई थी, पर बहुत है इसमें से बहुत आर्टिकल्स आते हैं, बहुत रीड करना बहुत इंग्लिश में बहुत टफ हो जाता है। बस उसको हिंदी जैसे तैसे करके मैं करता हूँ, बट आपके लिए मतलब हर चीज़ नोट्स है जो बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए कहीं ना कहीं करने की यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, अब जैसे आपको जो ये 7 है ना, इनके आपको 100% याद होने चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई, एक तो आपको कौन किससे रिसाव हो रहा है वो, ठीक है। दूसरा आपको किस में से जो रिसाइकलिंग नहीं होता, एक में आपको नहीं होता, किस में, इसकी नहीं होते है ना, और एक होता है इसमें आपको पीएस में, ठीक है। यानी पॉलीस्टोरीन में नहीं होता, और एक आपको कम घनत्व वाले में कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग नहीं देखने को मिलेगा। 4 और 6 में रिसाइकलिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये अपने को याद रखना है, इसमें से पर्यावरण इफेक्ट क्या कर सकता है, ये नॉर्मल चीज़ें आप अपने आप में देख लेना, ठीक है। फिर आपको भारत सरकार इसके लिए क्या यूज कर रही, नीति क्या बना रही, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, संशोधित हुआ था 2022 में। तो ये पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा एक तरह से अधिसूचित किया गया, ठीक है। अब ये आयात ब्रांड जो मालिक है उनके तहत उत्तरदायित्व निभाना होता है, ठीक है। अब कंपनी वाले क्या ही निभाते हैं आपको पता है, ठीक है। मैं अगर मानता हूँ अगर गवर्नमेंट है ना सिर्फ 30 दिन का अगर टाइम देते कि पॉलीथीन पूरी तरीके से बंद हो जाए तो भी नहीं होगी, 1 साल का भी देते तो भी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने आप में देखो अफसर सब लूटते हैं, अफसर कंपनी वाले से पैसे लेते हैं, कंपनी वाले चला लेते हैं। अगर सही ढंग से गवर्नमेंट सही ढंग से क्या करना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारी इससे हानि हो रही है, अपना मतलब मार्केटिंग अच्छा ढंग से नहीं चल पाता पॉलीथीन से। इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ, जैसे अगर मान लेते पॉलीथीन बंद करी, अब गवर्नमेंट पहले 6 महीने पहले उनको चेतावनी देती कि पॉलीथीन बंद कर दीजिए, और जो ग्रामीण की जो महिला है ना, जो स्थानीय महिला है ना, उनको इस तरह से पॉलीथीन बनाने के लिए दी जाए कि आप क्या करो, पॉलीथीन की जगह छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना पुराने वाले किसी भी, उसकी तरह बैग बनाओ। अब उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। अब ये रोज़गार मिले तो फिर क्या होगा, पॉलीथीन उनकी जगह ये यूज करने लगे। अब लोग शर्माते, जैसे मैं पॉलीथीन लेके जा रहा हूँ, आप पॉलीथीन नहीं, आप इस तरीके से जो बने बनाए लेके जा रहे हो, तो आपको शर्म आती होगी। अब हर दुकानदार वाले वो उसे खरीद ले तो महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा ग्रामीण में, और वो दुकानदार, और फिर अपना देश में भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन नहीं होगा। पर कौन समझे है ना, अपनी नीति कौन समझे है ना। बात करेंगे कभी अच्छे ढंग से, अच्छे लेवल पे आएंगे तभी बात करेंगे, अच्छा काम करेंगे जहाँ भी, ठीक है। शहरी स्थानीय निकायों पे आरसी का यूज क्या होता है, नगर पालिका संस्थापक। अब नगर पालिका नगर निगम ये भी सही ढंग से यूज नहीं करती, इनको आप एक बार देख लेना, ये कुछ इतना है नहीं, समाधान में भविष्य ट्रैकिंग, ये नॉर्मल जो चीज़ें आप इनको देख लेना, ठीक है। फिर ये विटामिन बी के बारे में अपन एक बार ये देख लेते हैं
कि देखो विटामिन बी है ये बहुत बॉडी के लिए बहुत सही है। इसमें से अपने बॉडी में कुछ भी मान लेते हैं, आपके हेयर जा रहे हैं, आपके शरीर में बॉडी पेन कर रही है, आपके शरीर में कुछ भी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं विटामिन बी का आपको यूज करना चाहिए। डॉक्टर विटामिन बी की टैबलेट देती है, सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें से दैनिक आहार में इसकी उपलब्धता, जैसे आपको मान जैसे आपने अखरोट खाई, ठीक है, आपने अंडा खाया, तो इसमें से विटामिन बी आपको B12 मिलता है, ठीक है। अंडे में मिलता है, अखरोट में आई थिंक मिलता है, अखरोट में तो ओमेगा मिलता है। उसके बाद जैसे अगर आप देखो मछली में मिलता है और B12। उसके बाद जैसे मिलता है B12 किस में मिलता है, मछली अंडा पनीर में मिलता है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मछली अंडा पनीर, और उसके बाद जैसे सप्लीमेंट की बहुत सारी जो टैबलेट है उसमें से भी आजकल ये यूज करने लगे हैं लोग, ठीक है। तो ये अगर आप 12th बी वाली जो भी चीज़ें खाओगे तो आपको लगभग ये समझो बॉडी में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ आई थिंक उसमें भी मिल जाता है, जो क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग में भूखे पेट खाते हैं ना, अखरोट नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। नाम का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों को लग रहा हो कि इनका दिमाग में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है ना, भूलते बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं एकदम सडनली दिमाग में निकालते ना तो नहीं नाम आ जाता, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास थोड़ी सी स्पीड लेता हूँ, दिमाग यहाँ होता तो कहीं ना कहीं कभी कभी नाम नहीं आ जाता, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि इनको भूलने की बीमारी है, ठीक है। अब भारत का नया पबन रेल पुल है तमिलनाडु स्टेट में रामेश्वर द्वीप के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला आधुनिक समुद्री मुंह में। तो आपको ये पूछे पबन रेल पुल कहाँ है, तमिलनाडु के रामेश्वर में। जैसे आपने ये पिक्चर देखी होगी अगर आपने कहीं रेलवे पुल का, ठीक है। अगर कोई गया होगा तो, वैसे मैं भी इधर नहीं गया हूँ बट देख लेना आप, इनके बारे में नॉर्मल रीड पढ़ लेना बस, ठीक है। फिर आता है ड्रोन। अब ये जो आर्टिकल्स आ रखा था इनमें क्या था, मत्स्य पालन और प्रबंधन की ड्रोन का यूज होता है। अब यूपीसी ने यहाँ से 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा पहले से। अब ड्रोन के बारे में बताऊँ, ये बहुविषयक तकनीक होती है। बहुविषयक तकनीक इसको क्यों बोलते हैं, बहुविषयक मतलब बहुत विषय। जैसे आप देखो उड़ान गति, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स आ गई, जीपीएस आ गया तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आ गई, भूगोल आ गई, एआई आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंस आ गया। जैसे सेंसर आ गया तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, साइंस आ गई वापस। मौसम आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आ गई। तो बहुत सारी सब्जेक्ट है, इसको कहीं ना कहीं ड्रोन में यूज होता है। से अब यहाँ पर देखो तो इसको बहुविषयक तकनीक बोला जाता है। ये दो प्रकार है, एक मानव रहित हवाई प्रणाली, एक मानव रहित हवाई वाहन। हवाई प्रणाली उसमें से कोई पायलट नहीं होता, जैसे आप ड्रोन अपन उड़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं कैमरों में, ज़मीन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मानव रहित हवाई वाहन थोड़े बड़े होते हैं, उसमें से जैसे सर्वे के लिए यूज किया जाता है, मैपिंग यूज खेती के एग्रीकल्चर में जो से कुछ खाद डालना है, ठीक है, कीटनाशक कुछ ऐसे डालना है, तो इसमें से यूज होता है। अब यूपीसी ने कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है, लोग यहाँ से डर जाते हैं। खेती में फसल का कीटकनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी में मुखों का निरीक्षण करना। जैसे अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा एक्टिव, जो मतलब कुछ ज्वालामुखी थी उसके ऊपर जैसे एक ड्रोन घूम रहा है, ड्रोन से वीडियो बनाए जा रहे हैं, और वो ज्वालामुखी वो फट कर ऐसे वीडियो में कहीं ना कहीं कैप्चर यूट्यूब पे देखा होगा कि किसी ने, ठीक है। डीएनए विश्लेषण में उत्क्षेपण करते हुए हेलो की श्वास के नमूने एकत्रित करना, ये तीनों राइट है। और यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रोन का यूज सफलता पर किया जाता है। 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस आर्टिकल को रीड करते हो ना, जैसे आप यहाँ पर देखो क्या क्या यूज करते हैं दवाओं और रासायनिक छिड़काव में। अब यही सेम 2026 में ये ऑप्शन में अगर आ जाए कि ड्रोन का यूज दवाओं और ड्रग्स रसायन में छिड़काव के लिए भी यूज किया जाता है, तो आपको लग रहा है कि हाँ किया जाता है। फिश आहार के आहार वितरण हेतु कि हाँ ये मछलियों को जो आहार देते हैं ना समुद्र में, तो तालाबों में कहीं भी, तो वो अंदर लोग नहीं जाते हैं फेंकते हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रोन से इस तरीके से छिड़काव करते हैं। कार्गो डिलीवरी ड्रोन में भी आजकल यूज होती है, ठीक है। निगरानी भी रखने के लिए, जैसे अपने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को अच्छे ढंग से उसकी निगरानी के लिए भी रख सकती है। जैसे संवेदन कैमरों को युक्त होते हैं ड्रोन, मछली की आबादी, जल की गुणवत्ता, ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थिति को निगरानी भी करता है। आवास मानचित्रण ड्रोन, बहुत सारे ऐसे हैं जो जलीय आवास को व्यवस्थित मानचित्र बनाने के लिए दूरस्थ संवेदन तकनीक का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जलीय कृषि के लिए उपयुक्त पहचान, आवास स्थान का परिवर्तन की निगरानी, ऐसे अनुसंधान डेटा संग्रहण, जैसे मछली की व्यवहार में, और जैसे प्रवासन पैटर्न और अन्य पारिस्थितिक मापदंडों को डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पर मछली की व्यवहार, प्रवासन और पारिस्थितिक मापदंडों को डेटा एकत्रित करने किया जाता है। और यही तो थर्ड ऑप्शन तो यही था इस तरीके से। डीएनए हेलो यानी कहीं ना कहीं मछली है, ठीक है, तो नमूने एकत्रित किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डाटा एकत्रित किया जाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। सक्रिय जलवायु खेतों का, तो तीनों ऑप्शन आपको राइट देखने को मिला, बहुत ईजी है। इसके बारे में आप अच्छे ढंग से इसको रीड कर लेना। वैसे जो नॉर्मल चीज़ें थी वो आपको मैं बता दी। मानव रहित विमान प्रणाली और हवाई वाहन, यानी एक यूएसए और एक यूएवी, ठीक है, इन दोनों को आप इनको बारे में रीड कर लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, ये बॉम्बे में है। इसका काम है युवाओं को रोजगार, साइंस और मैथ से रिलेटेड जो भी युवा है उनको रोजगार, उनकी जो इनोवेशन है उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको योगदान देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करवाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, कुछ रिसर्च करवाते हैं, ऐसी इस तरीके से परियोजना चलाती है एकेडमी, और ये बम्बई में है। इसको 50 साल हो गए, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके लिए। तो आपको यही उनका ध्यान रखना है कि विज्ञान और गणित शिक्षा को समता उत्कृष्टता के देना और लोकमानस वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है।
जो होमो बाबा जी थे उनके विज्ञान के नाम पे इनका केंद्र बना हुआ है। और विज्ञान अनुसंधान विकास ट्रेनिंग देना उनके कार्यक्रम के जरिए संलग्न है, यानी इंटरसेप्ट कराना, प्रोग्राम, रिसर्च, इस तरीके से इनके काम है। अपने को ये याद रखना है, युवाओं को विज्ञान से शोध और जो मैथ से जो यानी गणितीय शिक्षा से संबंधित शोध और विकास को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बम्बई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान का राष्ट्रीय केंद्र है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार, अनुसंधान के प्रति जागरूक करना है, ये इनका लक्ष्य है। आप इनमें से जो आर्टिकल्स था 50 साल हुए, इसका मतलब जैसे मान लेते 10 साल हुए, 15 साल हुए किसी स्कीम को, 50 साल हुए, 150 साल हुए, 200 साल हुए, तो वहाँ से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जब भी 100-200 साल ऐसे इस तरीके से होते हैं तो वहाँ से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते था। तो ये अपने को अच्छे ढंग से इसका ध्यान रखना है। यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे, अपने आप को देखना है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ करके, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने आप में मेरे को मैसेज, कॉल, कुछ भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। अगर आपको टेलीग्राम नहीं है तो सुरेश मेरे पास कभी लगभग रहता है, 90% मेरे पास ही टाइम बिताता रहता है। अगर वहाँ से भी आप अपने आप में डिस्कस कर